बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर एक स्टेट्समैन की तकरीर थी। क्या क्या था उस तकरीर के अंदर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। डार साहब दस्ती वज़ीर ख़जाना बनने वाले हैं और डेट और दिन भी आ गया है, और वो दिन है मंगल या बुध का। इस बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, नून हो शीन हो, नून में से शीन निकल रही है, शीन में से नून निकल रही है। एक दफ़ा फिर से ये तमाम थेरीज़ को शटअप कॉल दे दी गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मरियम नवाज़ की तारीफ़ की है और मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया है। अब ये सब क्यों किया है उन्होंने, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का। शहबाज शरीफ साहब की बहैसियत वज़ीर आज़म ये पहली तकरीर थी यूनाइटेड नेशंस में, और अगर मैं एक जुमला बोलूँ इस तकरीर के हवाले से तो टेक बाओ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अच्छी तकरीर थी, वज़ीर आज़म से कहीं ज़्यादा ये एक स्टेट्समैन की तकरीर थी। ये अभी जैसे मैं वीलॉग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले हमारी एक डिस्कशन भी हुई, क्योंकि सारे हम ऑफिस में इकट्ठे बैठ करके तकरीर देख रहे थे। तो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, नौशरमा साहब, ये जो मेरे कैमरा पे हैं, मेरे कैमरा ऑपरेटर जो हमज़ा हैं, इन्होंने कहा बस तकरीर तो ऐसी ही है। तो फिर मैं मजबूर हो गई कि मुझे इस तकरीर के ऊपर ज़रूर बात करनी है, क्योंकि ये समझाना आजकल की यूथ को और ख़ास तौर पे लौंडे लपाटों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर डायलॉग्स ही सुनने हैं और एग्रेसिव डायलॉग सुनने हैं तो उसके लिए तो आप कोई भी एक्शन फिल्म जाके देख सकते हैं। मतलब बॉलीवुड की कोई भी फिल्म देख लो, उसमें डायलॉग्स भी अच्छे होंगे। बल्कि बॉलीवुड की क्या, टॉलीवुड की, वो भारतीय साउथ फिल्में नहीं है, तमिल तेलुगु, उसमें जितने बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं उनका तो मुकाबला नहीं हो सकता ना। लेकिन पाकिस्तान जिस दोराहे से गुज़र रहा है, जिस मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, एक तरफ सैलाब है, एक तरफ मौशी बहरान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर है, ऐसे में यूनाइटेड नेशन के फ्लोर के ऊपर एक एग्रेसिव तकरीर के बजाय हमें एक ऐसी तकरीर ही चाहिए थी जो कि शहबाज शरीफ साहब ने की। इसमें बहुत ज़्यादा रोल बिलावल भुट्टो का भी है, और अगर मैं उनको क्रेडिट ना दूं तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी, अभी भी यही करूँगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन कम रखे हुए हैं, वो बिलावल को सूट कर रहा है और वो पाकिस्तान को भी सूट कर रहा है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया और पाकिस्तान की लॉबिंग की है इंटरनेशनली, और जिस तरीके से पाकिस्तान के मसाइल बताए हैं, ना सिर्फ शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए आसानी हुई है, बल्कि आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसके समरात मिलेंगे। एक जो फ़ायदा हुआ है, इमीडिएट जो फ़ायदा हुआ है, वो ये हुआ है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी IMF से कि क्योंकि सैलाब भी है और पाकिस्तान के अंदर हालात अभी इतने साजगार नहीं हैं, पाकिस्तान को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो लिहाजा अब अपनी शराइत के अंदर कुछ नरमी करें फॉर द नियर फ्यूचर, जिसके ऊपर IMF ने आमादगी का इजहार किया है। ये एक अच्छी खबर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, बल्कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, बिलावल की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी है कि अगर IMF ने अपनी शराइत में थोड़ी सी भी अगर नरमी की है तो उसका असर पाकिस्तान की अवाम पर ज़रूर होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब ये तो है, लेकिन इनकी जो नीयत है ना पॉलिटिशियंस की, वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी नीयत हुई तो जो IMF ने रिलीफ दिया है वो ज़रूर पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचेगा। इस बारे में ये जो रिलीफ फैक्टर है ना, इस बारे में मैंने वीडियो में आगे जाके भी बात करनी है। अभी ज़रा पहले मैं तकरीर की बात कर लूँ। जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर है, जिस तरह से मैं कह रही थी कि बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा एक रास्ता तैयार किया था, और फिर जब प्राइम मिनिस्टर पहुँचे अपनी तकरीर करने के लिए तो उसमें क्या नहीं था। सबसे पहले तो ऑफकोर्स उन्होंने एक कुरानी आयत से अपनी तकरीर का आगाज़ किया। इसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई। ये कहा गया कि जी देखिए जी, इमरान खान साहब को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं किसी आयत से या इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन से या कि किसी अरबिक वर्ड से अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं। तो भाई मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, बहुत से ऐसे पाकिस्तान, मतलब मैंने भी अगर अभी अपने वीलॉग का जैसे आगाज़ किया तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, आप अपने टेलीविज़न शो के से शुरू में पढ़ लेते हैं। मतलब एक अरबिक वर्ड्स का इस्तेमाल करना, चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो या किसी और आयत को कोट करना, ये नॉर्मल है। और अगर शहबाज शरीफ ने भी किया है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका कंपैरिजन इमरान खान साहब के साथ करें। लेकिन उनकी तकरीर का कंपैरिजन ज़बरदस्ती का धक्के का कंपैरिजन किया जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स अलग हैं। इमरान खान साहब का थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग अलग है,
ان کی اپروچ الگ ہے. عمران خان صاحب مسائل کو مسائل سمجھتے نہیں ہیں. عمران خان صاحب جب امریکہ گئے تھے وزیر اعظم بننے کے بعد، پہلا دورہ جو عمران خان صاحب کا تھا امریکہ کا، اس کے اندر تو انہوں نے جا کے اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ بھائی ہم نے نواز شریف کے اے سی جا کے اتروا لینے ہیں. اپنے پہلے دورہ امریکہ کے اوپر آفٹر بیکمنگ دا پرائم منسٹر، عمران خان صاحب کا پورا فوکس اپنی اپوزیشن سے انتقام بدلا لینے کا تھا. شہباز شریف صاحب نے نہ میں کی، انہوں نے پاکستان کی بات کی اور انہوں نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا. انگریزی کے 3 لفظ کافی ہیں ان کی تقریر کو ڈسکس کرنے کے لیے: کرسپ، کمپیکٹ اور کمپوزڈ. یہ شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی. آرڈر آف دا اسپیچ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. انہوں نے مطلب جس ترتیب سے انہوں نے بات کی، سب سے پہلے آف کورس انہوں نے فلڈس کی بات کی، سیلاب کی بات کی، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بہت آ رہا ہے. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ تھا بیکاز پاکستان سیلاب زدہ ہے. ہمارے اگر گھر میں یا اگر ہمارے ایریا میں سیلاب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان سیلاب سے ڈسا ہوا نہیں ہے، اور جہاں جہاں سیلاب کا پانی اترے گا وہاں کیا تباہی ہوئی ہے اصل تو تب پتہ چلے گا. عورتوں کی بات کی، پریگننٹ عورتوں کی بات کی جو کہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہیں، ان کو کس قسم کی پرابلمز ہیں اس حوالے سے بات کی، کسانوں کی بات کی، فصلوں کی بات کی. یہ سب امپورٹنٹ ٹاپکس تھے. کشمیر پر بات کی، افغانستان پر بات کی، بلکہ انہوں نے افغانستان کا بھی کیس لڑا، صرف اور صرف پاکستان کا نہیں، افغانستان کا بھی کیس لڑا. تو یہ ایک مکمل تقریر تھی جو کہ کسی بھی لیڈر اور اسٹیٹسمین کی ہونی چاہیے. ایک تو یہ چیز. اب آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کی بات یہ ہے کہ جی جب شہباز شریف صاحب امریکہ جا رہے تھے، امریکہ جانے سے پہلے وہ لنڈن رکے اور لنڈن میں ایکچولی ان کی تقریباً 2 ملاقاتیں ہوئیں. ایک وہ ملاقات تھی جو کہ پولیٹیکل تھی لیکن اٹ واز ویری کلوز نٹ، یعنی اس میں سلیمان شہباز تھے، اس میں شہباز شریف صاحب تھے، اس میں نواز شریف صاحب تھے، ان میں اسحاق ڈار صاحب تھے. ٹھیک ہے. اور ایک مشاورتی ایک میٹنگ کی گئی اور یہ لگ رہا تھا کہ جی کچھ بہت اہم چیزیں اس حوالے سے میٹنگ میں ڈسکس ہوئیں. بالکل ڈسکس ہوئیں اس میٹنگ کے اندر، لیکن اس میٹنگ کے اندر جو وہ والی میٹنگ تھی اس کے اندر زیادہ فوکس یونائٹڈ نیشنز کا جو ٹرپ تھا اس کے اوپر لیا گیا. اور زیادہ یہی تھا کہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی سے ایک نوٹ لینے گئے تھے آگے امریکہ روانگی سے پہلے. اور جو دوسری میٹنگ ان کے امریکہ روانگی سے پہلے ہوئی اس کے اندر سینئر لیڈر بھی یعنی خواجہ آصف وغیرہ بھی موجود تھے اور دیگر پولیٹیکل جو لیڈرز تھے وہ بھی موجود تھے. اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے. امریکہ جا کر کے تقریر اور بہت سی میٹنگز ہوئی. اس کے بعد واپسی کے اوپر وہ دوبارہ لندن رکے. اب جب دوبارہ لندن رکے تو یہ وہ موقع ہے، بلکہ آپ یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جس طرح سے مل رہے، بڑی ایک انفارمل سی، بہت انفارمل سی، جیسے ایکچولی میں 2 بھائی مل رہے ہوتے ہیں اس طرح کی تصویر ہے. اٹس اے گڈ پکچر، مطلب اگر فیملی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. یہ جو دوسری ان کی واپسی کے اوپر، پاکستان واپسی کے اوپر یہ جو میٹنگ رہی ہے لندن میں، یہ وہ اصل میٹنگ ہے جس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فیصلہ سازی اور خبریں باہر نکلیں گی. جو سب سے بڑی خبر اور جو سب سے بڑا فیصلہ جس کا پاکستان پہ اثر ہونے والا ہے وہ جو اس میں ہوا وہ یہ تھا کہ جی ڈار صاحب ڈائریکٹ دستی وزیر خزانہ. یہ لندن سے یہ اناؤنس ہو گیا ہے بیکاز کل تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے سینیٹر اوتھ لیں گے اور اس کے بعد ذرائع کے اعتبار سے ہم کہہ رہے تھے کہ وزیر خزانہ کا وہ حلف اٹھائیں گے. اور ایون اسحاق ڈار صاحب خود کل تک یہ فرما رہے تھے کہ جو ذمہ داری نواز شریف اور شہباز شریف نے ان کو دی وہ اس کو پورا کریں گے. اب وہ ذمہ داری کے اوپر سے راز فاش ہو گیا ہے اور وہ ذمہ داری وزارت خزانہ کی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب جو اس ٹائم پر ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ بالکل کھڈے لائن ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کو بھی معاشی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا، ان کو بھی اس کور ٹیم میں رکھا جائے گا. سو بیسیکلی اٹ از لائک کہ مفتاح اسماعیل صاحب اینڈ اسحاق ڈار صاحب معیشت کے اوپر اکٹھے کام کریں گے، ساتھ کام کریں گے. لیکن آف کورس ڈار صاحب بینگ دا گریٹ ڈار صاحب ہی از گوئنگ ٹو کال دا شاٹس. ٹھیک ہے. آف کورس وہ لیڈ لیں گے اور وہ اس کے حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئدر منگل کو یا پھر بدھ کو، منگل یا بدھ میں سے کسی ایک دن اسحاق ڈار صاحب بحیثیت سینیٹر اوتھ بھی لے لیں گے. اچھا، ایک چیز اور جو کہ آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے کہ رفلی کوئی 14-15 دن رہ گئے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے اس ٹینیور کو پورا ہونے میں، کیونکہ obviously وہ پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، وہ سینٹ کا حصہ نہیں ہے، اپر ہاؤس لوور ہاؤس کسی کا حصہ نہیں ہے. سو لہٰذا وہ 6 مہینے سے زیادہ فائنانس کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز نہیں دے سکتے. تو اس سے پہلے یعنی یہ کام ہونا تھا 7 اکتوبر تک یہ کام ہونا تھا. اب یہ جو کام ہے یہ اب آپ کو اینڈ آف سپٹمبر میں جو کہ منگل بدھ ہے اسی وقت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو دا نیو وزیر خزانہ، نیو فائنانس منسٹر، وہ ہے اسحاق ڈار صاحب. اب 2 چیزیں ہونے والی ہیں، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. یہ میری خبر بھی ہے اور پریڈکشن بھی ہے، آپ نے اس کو ریکارڈ کر لینا اور سنبھال کے رکھ لینا. اسحاق ڈار صاحب کے اوتھ لیتے ہی چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ
50 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस में कम होंगे। और डॉलर जो है वो क्योंकि अभी 200 क्रॉस कर रहा है, वो लगभग डॉलर 200 के आसपास आ जाएगा, अराउंड 200। ये जो दो चीज़ें हैं, इसहाक डार साहब इसकी गारंटी भी कर रहे हैं, इसकी कमिटमेंट भी दे रहे हैं। और आपको पता है कि डार साहब अगर कोई कमिटमेंट कर दे डॉलर के हवाले से, वो उसको पूरा करते हैं। मुझे दोबारा आपको रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि माजी में कैसे शेख रशीद साहब ने इसहाक डार साहब को चैलेंज किया था और कैसे इसहाक डार साहब ने वो डॉलर को करके दिखाया था कि मैं इतने पैसों पर लेकर आऊँगा उसको वापस, याद है ना। तो कुछ इसी किस्म के, अभी चैलेंज तो किसी ने नहीं किया, लेकिन डार साहब ने इस मौजूदा सूरत हाल को ऐसे चैलेंज लिया है। और आप देखेंगे कि फ्यूल प्राइसेस भी 40 से 50 रुपये नीचे आएंगी और जो डॉलर है वो भी 200 रुपये के लगभग हो जाएगा। आपने इस क्लिप को संभाल के रख लेना है, ये विद इन डेज़ होगा, विद इन डेज़ मैक्सिमम। ये मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं बता सकती कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आप इसके समरात देखना शुरू कर देंगे। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डार साहब एक तो अवामी फ़ैसले करते हैं, अवाम दोस्त फ़ैसले करते हैं। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस थोड़ी कम है, लेकिन IMF की शराइत बहुत ज़्यादा कड़ी थी, जिसकी वजह से मिफ्ता इस्माइल साहब ये रिस्क लेने के लिए और ये फैसला करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने क्योंकि आपको बताया कि डार साहब रिस्क लेते हैं, फैसला करते हैं, कैलकुलेटिव हैं इस मामले में, तो वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसलिए ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इसहाक डार साहब, क्योंकि अब IMF की तरफ से भी ये अप्रूवल और ये आशीर्वाद मिल चुका है कि ठीक है, हम थोड़ी रियायत आपको कर देते हैं इन तमाम मामलात में, मौशी मामलात में, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस कड़ी शराइत का जो है वो मुतहम्मिल नहीं है। तो इसहाक डार साहब इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और मैं उम्मीद कर रही हूँ और ये मैं प्रिडिक्ट भी कर रही हूँ कि आवाम को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं दुआ भी कर रही हूँ कि बिल्कुल इसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। ये जो है 2 बातें हो गई बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि शहबाज शरीफ ने एक और बड़ा अच्छा काम किया। वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ अच्छा काम किया क्योंकि जब आप लीडर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं या आप किसी ऐसे ओहदे पर होते हैं कि जब आपको फैसला करने की पूरी अथॉरिटी होती है, तो आप अपनी टीम को रिकग्नाइज़ करना या अपनी टीम को शुक्रिया अदा करना या अपनी टीम को मुबारकबाद देना आप भूल जाते हैं। नॉट दैट कि आप कि ये इंटेंशन नहीं होती, लेकिन कभी कभी इतनी मसरूफियत चल रही होती है कि रिकग्निशन नहीं देती। जैसे इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब बहुत कुछ बोल देते हैं और मैंने बहुत कम देखा है कि वो अपनी टीम को पब्लिकली ओन करें कि जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इसका या मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ XYZ का। शहबाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर शुक्रिया अदा किया है मरियम नवाज शरीफ का, और वो शुक्रिया इसलिए अदा किया है क्योंकि उन्होंने बहुत सिंसियर एफर्ट्स डाली हैं। किस चीज़ में, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब का एक ऑडियो पैगाम है जो कि उन्होंने सोशल मीडिया की टीम को दिया। उसका उन्होंने मुबारकबाद पेश की कि जी जितनी भी ये जो SCO कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो भी उन्होंने शहबाज शरीफ की मेहनत को उजागर किया, उसको मैग्नीफाई किया, उसके ऊपर उन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही साथ उन्होंने मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है कि जी मरियम नवाज का मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने सिंसियर एफर्ट्स डाली हैं। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ उन तमाम लोगों के लिए जो कि PMLN में ये समझ रहे थे कि अब अगर इसहाक डार साहब की एंट्री हो गई है तो इसका मतलब है कि कोई शायद पार्टी में फूट हो रही है या ये हो रहा है या अगेन नून लीग शीन लीग अलग अलग हो रहे हैं। तो ये इस बात का क्लियर कट सबूत है, ऑन रिकॉर्ड है कि जिस तरह से तारीफ़ की गई है मरियम नवाज़ की, अभी भी नून लीग इंटैक्ट है। इसहाक डार साहब पॉसिबिलिटी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ ही उनके जहाज़ में वापस आ जाएं, नहीं तो वो अगले 2 रोज़ में पाकिस्तान होंगे और मंगल और बुध को अपना ओथ लेंगे। इन्हीं 2 इंपॉर्टेंट खबरों के साथ अभी के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।